नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों के दो अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सलियों के मारे जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत अभियान को एक बड़ी सफलता बताया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है। जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे। अगले साल 31 मार्च तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और हर योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिए। हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवा के स्वावलंबन पर होना है। ये युवा शक्ति एक बार स्वावलंबी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी होने में कोई रोक नहीं सकता है। और इसी भाव के साथ जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, उसका पोर्टल तैयार होने में, स्कीम को लॉन्च करने में समय लगा। 24 जनवरी को जब हमने महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम किया था, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज था। कैसे होगा? 31 मार्च के अंदर कैसे हम इसको प्राप्त कर लेंगे? कैसे हो पाएगा? मंत्री जी चिंतित थे। मैंने सचान जी से कहा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं कमिश्नरी स्तर पर कई जगह आपके साथ चलूंगा। बैंकर्स के साथ हम लोगों ने बैठक की और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जहां हमें 1 लाख लोगों को 31 मार्च तक इस व्यवस्था के साथ जोड़ना था, अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन 3 लाख से अधिक युवाओं ने कर लिया है। 32,700 से अधिक युवाओं के लिए स्वीकृत हो गया है और बाकी 25, 26, 27 में उन युवाओं को भी हम ऋण वितरित करेंगे। जिन लोगों ने आवेदन किया है, पात्रता की श्रेणी में आते, उनकी स्क्रीनिंग होने दीजिए। जैसे ही स्क्रीनिंग होगी, बैंकों से हम कहेंगे आपको देने में क्या समस्या आ रही है? अरे आपको कुछ नहीं, मूलधन और युवा वापस करेगा, उसमें भी मार्जिन मनी में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और बाकी ब्याज तो सरकार उपलब्ध करा रही है। ब्याज उपलब्ध कराई सरकार से। और मैं आप सभी युवाओं से यही कहूंगा, जिस कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग ले लें, उसकी जानकारी ले लें और उसकी जानकारी लेने के बाद जब आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हां, कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके हम लोग व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप मूलधन वापस कर लेंगे तो इस बार तो 5 लाख तक का लोन आपको मिला है, अगली बार इसी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप एक अच्छे उद्यमी बन जाएंगे। जो कल तक रोजगार मांगने के लिए दर-दर ठोकर खाता था, वह युवा एक उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होगा। और याद रखना, कार्य की कमी नहीं, कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है और तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। बस आप सभी नौजवानों को खड़ा होना होगा और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। गोंडा के पास आज नए अवसर आए हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के अंतर्गत मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन स्कीम हर जनपद की, हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक स्थल के
सुंदरीकरण की, पर्यटन स्थल के सुंदरीकरण की कार्य योजना को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। आपने पर्यटन की ताकत को देखा होगा, आस्था की ताकत को आपने महाकुंभ में देखा है। हमें भी स्थानीय स्तर पर उसे आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहले चरण में एक एक स्थलों का सुंदरीकरण कराया है, कुछ नए स्थलों के लिए भी उनके धनराशि उपलब्ध करवाई है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पहुंचकर महादेव की विविधता पूजा की और राज्य की समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ की उपासना न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है बल्कि राज्यवासियों के लिए आशीर्वाद का स्रोत भी है। उन्होंने इस मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को भी सराहा है। मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महज 1.5 साल के शासन में नक्सलवाद के खिलाफ उल्लेखनीय काम किया। हाल ही में 22 नक्सलियों को ढेर कर इस अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की गई। इस सफलता के बाद भारत के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की गृह मंत्री सराहना करते हुए नजर आए। यह कार्रवाई नक्सलवाद पर कड़ी चोट साबित रही और मुख्यमंत्री के शांतिपूर्ण नेतृत्व की सराहना की जा रही है। 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है सर, जवान भी शहीद हुए हैं। जी, बस्तर की खूबसूरती अब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा जल संस्थान का और जल आपूर्ति विभाग में वर्क असिस्टेंट क्लास के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के आयोजन में एक समारोह में भाग लिया, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार है उनको बधाई दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पटेल ने इस मौके पर राज्य सरकार की योजनाओं और जल आपूर्ति के क्षेत्र में जो किए गए कार्य हैं उस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जल संस्थानों का जो उचित प्रबंधन करना और साथ ही प्रत्येक नागरिक तक साफ पानी पहुंचाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य विधानसभा में आरजेडी विधायक राबड़ी देवी के बीच में आज तीखी बहस हुई। यह विवाद राज्य विधानसभा में एक मुद्दे पर चर्चा के दौरान हुआ, जब राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाए और सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी आलोचना की। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए और राज्य के विकास को लेकर उनकी नीतियों पर तीखी टिप्पणी की। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राबड़ी देवी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार हमेशा जनता के हित में काम कर रही है और राज्य में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, क्या है ना बोल रहे हो।
तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है, और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है। इसीलिए अब बीच में भी कर लिए और सब देख लिया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए। ये सब चीज होगा। छोड़ा रसोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। वह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर अधिकारियों की लापरवाही पर चिंता जताई है, जहां गुप्ता ने कहा कि विधानसभा सदस्यों के पत्रों, फोन कॉल्स और संदेशों का जवाब नहीं दिया जा रहा, जो एक गंभीर मामला है। अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से यह अनुरोध किया कि वे प्रशासनिक सचिवों, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख, दिल्ली पुलिस और डीडीए को इस बारे में जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि अधिकारियों से विधानसभा सदस्यों के संपर्क का उचित उत्तर दिया जाए। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा जनता के फायदे के लिए काम करती है। गहलोत ने यह बयान दिया कि पक्ष और विपक्ष को मिलकर के काम करना चाहिए ताकि राज्य में विकास की गति पर कोई भी प्रभाव न पड़े। वही गहलोत ने बीजेपी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे 6 नेताओं को सदन से निष्कासित किया गया, जिसके बाद हमारे नेताओं को धरना देना पड़ा। यह कोई उचित व्यवहार नहीं है। बीजेपी का नेतृत्व अनुभव विहीन है और इनके मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं। गहलोत ने आगे कहा कि विपक्ष के पास अभी एक अवसर है जहां वे सरकार के साथ मिलकर सहयोग कर सकते हैं और राज्य के विकास में योगदान दे सकते हैं। और कांग्रेस ने लगातार, आप देख लीजिए, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। इनको समझ जाना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर, इनके खुद के। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष साथ लेके चलते हैं। अभी दोताशाही के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में, और जो बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्ष दल के लोगों को धरना देना पड़े यहाँ पर। धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो इनका व्यवहार रहा, मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता? बिना विपक्ष के पक्ष क्या है? वही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार में हर दिन हत्या, बलात्कार और चोरियां हो रही। सरकार के पास इन घटनाओं को रोकने की शक्ति नहीं है। होली में 2 दिन में 22 हत्याएं हुई, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सुशासन राज अब जंगल राज बन चुका है। बिहार में सुशासन की सरकार है, बाकी आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण, मर्डर, चोरी आज दिन होता है, आए दिन हो रहा है। सभी जिला में हो रहा है, सभी पूरे बिहार में हो रहा है। बाकी सरकार संभालने के लिए सरकार के हिम्मत नहीं है। इसीलिए
कि होली में भी 2 दिन में, होली में 2 दिन में 22 मर्डर हुआ, 22 बलात्कार हुआ, बेटियों के साथ भी बलात्कार हुआ। अपनी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ नहीं, खाली कागज में खाता पीता, कागज में लिखा पढ़ी हो रहा है कि ये हो रहा है, वो रहा, कुछ कहीं नहीं हो रहा। पूरे बिहार में जंगल राज हो गया शासन। डीएमके सांसदों ने संसद भवन परिसर में परिसीमन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सांसदों ने इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि यह कदम उनके राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि परिसीमन से उनके राज्य की राजनीतिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा। वही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा लगाए गए टेंटों को हटाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। जहां पुलिस ने आज सुबह से ही यहां पर सड़कों को साफ करने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे कि यहां पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा। आपको यह बताते चले कि किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर के प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए टेंटों और अन्य जो अस्थायी निर्माण है उसको हटाना शुरू किया। पुलिस की भारी तादाद में तैनाती भी की गई ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी बन रही है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की हिंसक झड़प नहीं खबर आई है। बता दें कि जहां पर किसानों और पुलिस के बीच में तनाव बढ़ा है, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर लगातार ये देखा जा रहा है कि किसान वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसानों का जो विरोध है वो लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर टेंट हटाए गए और किसानों का जो विरोध है वो लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया कि वहां से टेंटों को हटा दिया जाएगा ताकि जो किसान वहां पर हैं उनको भी हटने के लिए मजबूर होना पड़े। तो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले ने शहद उत्पादन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां पर 2023 से 2024 वित्तीय वर्ष में 17,701 क्विंटल शहद का उत्पादन हुआ और इस उत्पादन में अनंतनाग ने राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किया, जिसमें जिले का योगदान 4,029 क्विंटल रहा। वही राज्य में कुल अगर बात करें तो 2,14,504 कार्यशील मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ जहां शहद उद्योग जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इस उद्योग का अधिकांश उत्पादन निजी मधुमक्खी पालकों द्वारा किया जा रहा है, जबकि सरकारी सहायता से उत्पादन सीमित है। एक न्यूज़ मेरे पास भी आई कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो डाटा शेयर किया है उसके हिसाब से जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलोनीज जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है एंड प्रोडक्शन दोनों में जो अनंतनाग हमारी यूनियन टेरिटरी के 20 डिस्ट्रिक्टों में सबसे आगे है। उससे पहले अगर आप को मालूम होगा कि जो रामबन का एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करता था हनी के पर, और पिछले 3-4 से हमेशा एक ही रैंक पे रामबन ही आता था। लेकिन आज मुझे भी ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी लैंडलेस फार्मर्स है या वो फार्मर जिनके पास ज़मीनें भी है उन्होंने एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ जो है हनी बी जो भी कल्चर है उसकी तरफ भी ध्यान दिया। और आज की डेट में अनंतनाग में करीबन 24,000 के करीब जो है हनी कॉलोनीज जो है वो अवेलेबल है, जिनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है बाकी डिस्ट्रिक्टों से। क्योंकि अनंतनाग जो है ये हनी बी जो है इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं। नंबर 1 पॉलिनेशन में, नंबर 2 हनी प्रोडक्शन में, और अगर हनी प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन हो जाए
तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। और वही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू में 12 स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की, जो सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ से संबंधित एक मामले से जुड़ी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी ओवरग्राउंड वर्कर्स, हाइब्रिड आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के समर्थकों से संबंधित स्थानों पर की गई। वही गांदरबल के मिनी सचिवालय में 20 मार्च को गांदरबल के जिला प्रशासन के सहयोग से तहसील कार्यालय तुलामुल्ला द्वारा पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान को गांदरबल के डीसी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाने के बाद तुलामुल्ला के तहसीलदार ने गांदरबल के मिनी सचिवालय से तुलामुल्ला तक रैली का नेतृत्व किया। प्लांटेशन ड्राइव हमने यहाँ मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल से किक स्टार्ट किया है अंडर द थीम ऑफ गो ग्रीन कश्मीर, गो ग्रीन गांदरबल। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही आने वाले दिनों में एक प्लांटेशन ड्राइव रहेगा। अभी 22 मार्च को हमारा वाटर कंजर्वेशन के भी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जल शपथ ली जाएगी। तो ये फोकस यही है कि हम डिस्ट्रिक्ट को एनवायरमेंटली ग्रीन और एनवायरमेंटली कॉन्शियस एक अप्रोच प्रमोट की जाए लोगों के बीच में। तो इसी सिलसिले में आज सभी डिपार्टमेंट्स ने तहसीलदार हमारे हैं, तहसीलदार राज स्पेशली, और सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी तरफ से एक ये जॉइंट एफर्ट है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। वही कठुआ शहर में सौंदर्यात्मक अपील और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपायुक्त राकेश मिन्हास ने कठुआ के जो वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने की घोषणा की। यह घोषणा कठुआ के डीसी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया और उन्होंने बताया कि परियोजना का उद्देश्य शहर के वाटर फ्रंट क्षेत्र को एक सार्वजनिक स्थान में बदलना है। यह है कि 15 नए वेंडिंग जोन कठुआ में बने। ये 15 नए वेंडिंग जोन हमारा जो नया वाटर फ्रंट बन रहा है उसके आसपास जो है 15 जोन बनेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 15 जोन के लिए जो टाउन वेंडिंग कमेटी ने एक ऑप्शन के लिए और एक एप्लीकेशन के लिए लोगों को एक अर्जी करी थी, उसमें हमारे को टोटल तकरीबन 80 एप्लीकेशन था। उन 80 एप्लीकेशन में से आज हमने 15 लोगों को बिल्कुल एक फ्री फेयर इम्पार्शियल प्रोसेस से वेंडिंग करने की परमिशन 11 महीने की वहाँ पे दी है। और उन सबका उत्साह देखते हुए मेरे को पूरी उम्मीद भी है और बड़ी खुशी थी। वही जम्मू और कश्मीर पुलिस ने युवा को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से कटरा में नागरिक कार्रवाई योजना के तहत एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलकूद के माध्यम से सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देना और उन्हें नशे से दूर रखना था। एक्शन प्रोग्राम के तहत हम अपने यूथ को इन्वॉल्व करते हैं सो दैट उनका ध्यान गलत तरफ ना जाए, नशे की तरफ ना जाए और वो अपनी सेहत और अपने यूथ को लेकर मोटिवेटेड फील करें, हमारे साथ इंटरेक्ट करें और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहें। आज के सिविक एक्शन प्रोग्राम जो कटरा में है, हमारी 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और अल्टीमेटली 2 टीम्स जो विनर टीम्स होंगी उनके लिए पर्याप्त इनाम भी रखे गए हैं। हम बच्चों को किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये स्टेज जो है ये आगे फीड करती है हमारे कटरा प्रीमियर लीग और अलग जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनको भी फीड करती है। इसका मकसद तो यूथ की इन्वॉल्वमेंट है और उनका कहीं ना कहीं पुलिस के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने का भी एक इनिशिएटिव है। वह अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग से लापता लड़की के मामले को सुलझा लिया है। जानकारी के मुताबिक 6 मार्च 2025 को पुलिस को लापता होने की रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। वहीं एसएसपी डॉक्टर जीवी सुदीप चक्रवर्ती ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। स्टेशन में दर्ज हुए एक मिसिंग केस को सुलझा लिया है। जांच के दौरान महिला की हत्या का मामला सामने आ गए और महिला की डेड बॉडी आरोपी की घर लावीपुरा श्रीनगर सिद्धगढ़ से बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस महीने 16 तारीख को कोकरनाग पुलिस स्टेशन में हमको एक लड़की का लापता होने का रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तुरंत हमारा टीम ने एक्शन लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टेक्निकल एविडेंस में पता चला कि इस लड़की को अल्ताफ मीर
ये लावीपुरा श्रीनगर का रहने वाला है। वही अनंतनाग में समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय ड्रग की मांग घटाने की योजना के तहत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय समुदाय विशेष रूप से ड्राइवरों को नशे की लत से दूर रखना और इसके समाज पर प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। कोशिश करो 4 घंटन ते कंट्रोल करस सोरे के ड्रग एडिक्ट कत पांच बनन, प्राइमरी एडिक्ट्स कम गई, सेकेंडरी एडिक्ट्स कम गई, कत पांच चेन पत ड्रग एडिक्ट छु विक्टिम आस निशन सु गुनाहगार के उस ड्रग एडिक्ट गसे सु विक्टिम। ड्रग पेडलर छु गुनाहगार जो पेडलिंग करेगा ड्रग्स की, जो तन खतर बाज़ाब्त तो वुचमुत स्ट्रिंज एक्शन यन गसन रिसेंटली तो वारियान गई प्रॉपर्टी ते जब्त यमो तथ पे मगर विक्टिम सिंह खतर सोन प्रोग्राम। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प